हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पलाश कुमार। स्वागत है पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, महाकुंभ में ड्यूटी की वजह से मैं अपने घर पे नहीं हूं, तो यहां से मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। बाकी रिकॉर्ड कर रहा हूं। थोड़ा सा नॉइज़ डिटेक्शन हो सकता है क्योंकि स्टेशन के पास में हूं, तो ट्रेन्स और हॉर्न्स या फिर इंजन्स की आवाज़ें आ सकती हैं। आज है डे 105 से 108, ठीक है। 5 से 8 दिन का बीच का ये टारगेट है, 4 दिनों का। मैथ्स के अंदर आपको जो मैंने स्टार्ट किया था 3D, वो ख़त्म करने के कगार पे आज रखेंगे। प्रयास करेंगे कि आज ख़त्म हो जाए, नहीं हुआ तो फिर अगले टारगेट के अंदर ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज आपको क्या करना है, स्पेयर पढ़ना है। स्पेयर मतलब होता है गोला। स्पेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हेमी स्पेयर, कटिंग ऑफ स्पेयर, अर्धगोला, फिर उसको काट देना, अर्धगोला को काटना 4 भागों में, 2 भागों में, 1 भाग में, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फार्मूला हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना यूट्यूब लेक्चर से। उसके बाद आपके पास अगर थ्योरी बुक होगा तो वहाँ से भी नोटेशन करके एक नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो बाद में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं करेगी। अच्छा तरीके से रिवीजन आप कर सकते हो। इसके साथ साथ 2 इसमें और कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे जो बता रहा हूँ। ये तीनों को बढ़िया तरीके से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक सवाल स्पेशली ग्रुप डी में पूछे गए हैं और एनटीपीसी में आते ही आते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप डी वालों के लिए ये कंपलसरी आपको याद रखना है भाई। दोनों से सवाल इजी आते हैं, बहुत पेचीदा नहीं आते, लेकिन आते हैं सवाल। पहला है प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म के आयतन, क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। कुछ ना कुछ पार्ट्स दे देंगे, कुछ पार्ट्स नहीं देंगे और पूछेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट और फार्मूला बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, और उसके साथ साथ पिरामिड के कंसेप्ट्स और फार्मूला पढ़ लेना। पिरामिड और प्रिज्म, ये दोनों टॉपिक को नज़रअंदाज मत करना। बहुत लोग फार्मूला याद नहीं रहने चलते छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ोगे तो फिर बाद में लॉस हो जाएगा। एक एक नंबर मायने रखता है आपको अच्छे रैंक में ले जाने के लिए और आपको एग्जाम से बाहर करने के लिए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना प्रिज्म और प्रिज्म। इसके बाद एक एडिशनल टॉपिक्स है 2-3, जिसके अंदर रेगुलर टेट्रागोन, रेगुलर टेट्रागोन बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ के रहोगे तो मान लेता है एग्जामिनर सेट कर दिया तो TCSE एग्जाम ले रही है। पेंटागोनल और हेक्सागोनल, ये दोनों भी पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से मैथ्स के ये चैप्टर्स पूरे जो है ख़त्म करके आप रख दोगे। इसके बाद हम अगले जो टॉपिक है, यानी कि अगला जो टारगेट है, उसके अंदर हम ज्योमेट्री करेंगे या फिर अलजेब्रा करेंगे, जो आपकी मर्जी होगी वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री हमने ख़त्म कर लिया है और बचा हमारे पास नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और स्टैटिक्स। तो महज 20 दिनों में वो ख़त्म हो जाएगा। रीजनिंग में क्या करना है, पहले के टॉपिक को रिवीजन करना है और बढ़िया तरीके से उसको नोट्स जो आपके पास बनाए होंगे या फिर जो लेक्चर्स आपने देख के रखे होंगे उसको 2x स्पीड में देख लेना है। और 100 क्वेश्चंस बनाने हैं PYQ की रन से टॉपिक वाइज। अगर आपने टॉपिक वाइज बना लिया है तो फिर ये वाली बुक से बना सकते हो। 5 सेट बना लेना, 25-25, 30-30 क्वेश्चन के सेट हैं, ठीक है। ये 5 सेट कवर कर लेना। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति के पास बुक नहीं है वो यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकता है, पीस वर्षा के प्लेलिस्ट से, तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट रहेगा या फिर चैप्टर वाइज रहेगा, कैसे भी करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और बाकी PYQ बनाते समय बस ये करना, जो भी क्वेश्चंस तो लग रहे तो टफ है उसको एक्स्ट्रा मार्क करके रख लेना। अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक बनाने से पहले उसको क्वेश्चन को सीखना है, सीखने के बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरीके से क्या होगा, वो क्वेश्चन बार बार जब 5-7 बार बना लोगे ना, तो अगली बार वो ईजी लगने लगेगा जब आप रियली में एग्ज़ाम दोगे तो, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे GK की। तो GK में भाई हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं और महज 10 दिनों का टारगेट उसको बचा है। और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के 1-2 टारगेट पढ़ेंगे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री से उतना कुछ नहीं पूछता है, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है, फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है। फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए थे उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई थी और उसके प्रणेता कौन थे और कौन कहाँ से बिलोंग करता था और किस समय हुई थी, सन। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो बुक्स और मैगजीन्स छपे थे उस समय, ठीक है, पत्रिकाएं और पुस्तकें, उसके लेखक या फिर जो ऑडिटर है वो कौन थे और संपादक जो थे वो कौन थे और कहाँ से उन्होंने छापा था, किस भाषा में छापा था, ये सब पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी आता है। फ्रीडम फाइटर्स जो शहीद हो गए, वो किस तरीके से शहीद हुए, किस रीजन से शहीद हुए, फांसी दे दी गई तो उनको कहाँ से कहाँ तक उनकी जीवन शैली थी, क्या थी, किस संविधान संशोधन के तहत या फिर किस संस्था से जुड़े थे, इस सभी को। कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस के सभी अधिवेशन को पढ़ लेना है। 1885 से 1950 तक के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई कांग्रेस के रिलेटेड वो सभी पढ़ लोगे और इसके साथ साथ PYQ सॉल्व कर लोगे। 100-150 जितने भी पॉसिबल हो आपसे उतना सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है नदी घाटी योजना और नदियों के किनारे जो शहर बसे होते हैं ना हमारे भारत के, वो पढ़ लेना है पूरा।
कौन सी, जैसे बनारस है, प्रयागराज है, हैदराबाद है, बंगाल है, पटना है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रिवर, बैंक ऑफ रिवर क्या है, उसके बारे में पढ़ लेना है पूरा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन जो हैं उसको पढ़ लेना, क्योंकि नॉर्थ इंडियन तो ईजिली आपको याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ साथ माउंटेन्स, जो पहाड़ियाँ होती है, ठीक है, चोटियाँ, तो कौन कौन सी सिटी में कौन कौन से माउंटेन की चोटियाँ पाई जाती है, माउंटेन सिटी पढ़ लेना, इतना समझ में आ गया। इसके साथ साथ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, मतलब राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, वो उसकी राजधानी कब स्थापित हुई थी ये भी पढ़ लेना, इसी के साथ साथ तीनों फ़ायदे देगा। तो ये चीज़ आप यहाँ भी कवर कर सकते हो या फिर करंट अफेयर्स वाली बुक में भी कवर कर सकते हो, उसमें डेट भी रहता है, उसी डेट के अंदर उस समय राज्यपाल और सीएम का भी नाम रहता है, तो वहाँ से भी दोनों चीज़ें कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलिटी आपकी खत्म हो चुकी है, तो पॉलिटी में रिवीजन चल रहा है। पॉलिटी में क्या करना है आपको, 1 से 2 घंटे आपको रिवीजन करना है पीछे के टॉपिक्स को। इसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे, जैसे आप इंग्लिश के लिए एसएससी वाले वोकअप पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से इसमें आर्टिकल और अमेंडमेंट पढ़ना है कि कोई भी आर्टिकल एग्जाम में आ जाए, बस छूटना नहीं चाहिए, इतना पढ़ लेना है, ठीक है। पूरी तरीके से इसको 40 क्वेश्चंस कवर कर लेना है यहाँ से, और जो भी पीछे के आर्टिकल्स याद नहीं रहते हैं उसको रिवीजन करके कवर करते रहो। और 1 घंटे PIQ लगा लो, 100 से 150 क्वेश्चंस का PIQ आप लगा सकते हो वहाँ पे। पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने के बाद आप जितने भी टफ़ पेपर्स हैं या फिर पिछले ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लग रहा है कि नहीं ये पढ़ा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर लेक्चर देखना है तो लेक्चर के लिए प्रमाण SSC को फॉलो कर लो। वहाँ पे टॉपिक वाइज जो भी लेक्चर्स है ना तो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज लेक्चर्स कवर करके और वहाँ पे सॉल्व कर लो। और लेक्चर्स के साथ साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो आपको उसी पे लिख लेना है, बुक्स पे, या फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उस पर लिख लो। दोनों कवर हो जाएगा एक साथ में, और रिवीजन भी चलता रहेगा। देखना आप जब टारगेट खत्म होने तक आपका एक राउंड पॉलिटी रिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर पॉलिटी से मुझे नहीं लगता कि सवाल आपके छूटेंगे, 90% सवाल आप सॉल्व कर दोगे पॉलिटी से। अब बात करें साइंस की, तो साइंस में आप तीसरा चैप्टर पढ़ना है 10th का, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। NCERT लेना, हिंदी इंग्लिश जो भी आप मीडियम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों मीडियम अवेलेबल है। बुक्स नहीं है, अगर PDF से पढ़ सकते हो तो फिर NCERT से PDF डाउनलोड कर लो, NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। बाकी जो भी ग्रुप D वाले बच्चे हैं, जो भी हमारे पेड बैच ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ डेली थोड़ा कंटेंट हम डाल के उधर स्टोर कर रहे हैं। 1 मार्च से आप के लिए सब कुछ इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। बाकी ये चैप्टर को रीड करना है, रीड करने के बाद एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो होंगे, एग्जाम्पलर्स के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पलर सॉल्व होने के बाद ही आप जो है PIQ बनाना, पहले एग्जाम्पलर बना लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पलर आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्पलर से भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, चाहे NTPC हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे LP हो, या फिर आपका ग्रुप D ही क्यों ना हो। स्टैटिक की बात करें, बहुत हॉर्न मार रहा है। ट्रेडिशनल डिशेस पढ़ना है, और इंडियन अटायर्स जो वस्त्र होते हैं अलग अलग क्षेत्र समूह के, उसके बारे में। फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये 3 टॉपिक्स ही पढ़ोगे, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिशनल डिशेस पढ़ना है, अटायर्स पढ़ना है और फोक आर्ट्स पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स पढ़ के बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लोगे, और पीछे के जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो ना उन सबको रिवीजन करते जाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप भूल रहे हो बाद में एक साथ फिर से याद करने में फिर कठिनाई होगी, इसलिए रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाओ। अगले टॉपिक पढ़ने से पहले पिछले टॉपिक्स को एक बार रिवीजन कर लिया, फिर अगला टॉपिक पढ़ लिया। ये जो कंटिन्यूटी अगर डेली करोगे ना तो पीछे के टॉपिक कभी भी आप नहीं भूलोगे, या फिर थोड़ा बहुत भी भूलोगे तो बाद में रिवीजन तो हो ही जाएगा, लेकिन एक आध टॉपिक आप भूलोगे बस, ठीक है। समझ में आया बात। सारे टॉपिक्स, सारे टास्क कंप्लीट कर लेना है 4 दिनों के अंदर, और फिर अगले 4 दिनों के अंदर फिर से मैं टास्क डाल दूंगा। और अभी जब तक महाकुंभ से मैं वापस नहीं जाता हूँ तब तक आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो बोर्ड है नहीं और पर्याप्त समय भी नहीं है। जैसे भी मौका मिलता है मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए।